हाँ तो बच्चों, अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और आप बोर्ड पर देख रहे होंगे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं इससे रिलेटेड। वेक्टर प्रोडक्ट में एक बार तो आप पहले वीडियो रोक के इन सारी चीजों को पढ़ लो। 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और ये सारी बातें पढ़ो जो बोर्ड पर लिखी हुई है। ठीक है, मैं बता देता हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में तो मैंने बता दिया था तुम्हें पिछली वीडियो में ही, कि एक होती है स्केलर प्रोडक्ट और एक होती है वेक्टर प्रोडक्ट। कि जब हम वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लीकेशन दो टाइप से होती है। अगर वेक्टर की मल्टीप्लाई करके हमें स्केलर क्वांटिटी मिली तो वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाती है, और वेक्टर की मल्टीप्लाई करके हमें वेक्टर क्वांटिटी मिली तो वो वेक्टर प्रोडक्ट कहलाती है। इतनी बात हो गई थी। तो जाहिर सी बात है, जब हम यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट का एक दूसरा नाम ए क्रॉस बी भी है, क्योंकि इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस। स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट किया था हमने, ध्यान देना। देखो, ए डॉट बी और ए क्रॉस बी ये दो अलग अलग बातें हैं। तो ए क्रॉस बी, इसीलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब ए क्रॉस बी हम कराते हैं तो ए क्रॉस बी कराने पर फॉर्मूला तो देखो ये लिखा हुआ है, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इसमें अगर आप ध्यान दें कि यहां से यहां तक ये वाला जो भी कुछ एक्सप्रेशन है, ये तो पूरा ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को बताता है, और ये एन कैप इसकी डायरेक्शन को बताता है। एन कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो ये सारी चीजें इस फॉर्मूले को पढ़ के समझ में नहीं आती है, आप ये हिंदी वाली चीजें पढ़ें जो मिक्सचर सा करके मैंने लिख रखी है, वहां से चीजें समझ में आएंगी। दरअसल है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी, तो जब वो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दो चीजें होंगी, एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगी। तो मैग्नीट्यूड तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, ए क्रॉस बी का। जैसे ए डॉट बी का हमने देखा था पिछली एक्सरसाइज में, ए डॉट बी था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा। बस इसमें आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा आ जाएगा, उसमें कोस आता था, इसमें साइन थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये होगा। अब ये एन कैप क्या है? एन कैप है एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि ए क्रॉस बी कराने पर जो वेक्टर क्वांटिटी हमें मिलेगी, उस वेक्टर क्वांटिटी की जो डायरेक्शन होगी ना, वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। मतलब इस तरीके से आप समझिए, जैसे ये वेक्टर ए हुआ, ध्यान से देखना, ये वेक्टर बी हुआ, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे आपको, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी। अब अगर आपको ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, वो वेक्टर कुछ ऐसे होगा, जैसे मैंने मार्कर को रख रखा है, दोनों के परपेंडिकुलर, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, कुछ इस तरीके से आप ए से बी की तरफ रोटेट कराओगे, जिधर अंगूठे की डायरेक्शन होगी, मतलब इसके सरफेस के परपेंडिकुलर। यानी ए और बी जिस बोर्ड पर हमने खींचे हुए हैं, इस बोर्ड पर हमने खींचे हुए, मतलब जिस प्लेन में ये बने हुए हैं ए और बी, उसके परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर ऐसे बाहर की तरफ। ठीक है ना, ए क्रॉस बी। क्लियर हुआ? तो ए क्रॉस बी का जो आंसर आएगा, आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड तो ये रहेगा, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो बाहर की तरफ होगी, ऐसे परपेंडिकुलर इसके। क्लियर? ध्यान से समझ लेना, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी। ओके, यही सारी बातें मैंने हिंदी में लिखी हुई है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो ये होगा, जबकि एन कैप तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताता है। आप बिल्कुल हिंदी में ऐसे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, तो आपको ना समझने में आसानी रहती है। बुक की लैंग्वेज में भी लिख सकता था, बुक की लैंग्वेज तो लिखी हुई है, आप देसी लैंग्वेज अपनी देखो, आपको समझ में आएगी चीजें। सेकंड लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी का आंसर हमेशा एक वेक्टर के फॉर्म में होगा। वेक्टर यानी ए क्रॉस बी के आंसर कुछ ऐसे आएंगे, जब आप ए क्रॉस बी लिखोगे तो 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5, मतलब इस टाइप के आंसर होंगे ए क्रॉस बी के। जबकि ए डॉट बी के आंसर तो न्यूमेरिक वैल्यू आते थे। आप ए डॉट बी फाइंड करके देखो, किसी का 12 आएगा, किसी का 15 आएगा, आंसर ऐसे आते थे। कोई आई कैप जे कैप तो खत्म ही हो जाता था। ए डॉट बी जब आप करा के देखते थे, एक नंबर आता था ना आंसर में, लेकिन ए क्रॉस बी में आई जे के बने रहेंगे। सिखाऊंगा मैं ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करेंगे। जैसे आपने देखा था ना, ए डॉट बी फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज थोड़े ना करते थे हम, ऐसे ही ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए भी इसका यूज नहीं करेंगे। अलग मेथड है ए क्रॉस बी का, मैं बताऊंगा अभी। एक बार ये सारी चीजें देख लें हम। अब लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसीलिए जब भी आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना हो जो ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। अब ये तीसरी बात जो लिखी हुई है, इसे समझो आप, कि
क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, आपको पता नहीं रहता कि आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहता नहीं है कि ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करो या ए और बी की वेक्टर प्रोडक्ट फाइंड करो। जनरली क्वेश्चन में कहता नहीं है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, फाइंड अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। समझे, एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो इस स्थिति में आप तुरंत समझ जाना, जब भी आप ये वर्ड देखें परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, इस वर्ड को आप खूब अच्छे से रट लें। परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, जब हमें ऐसा वेक्टर फाइंड करना हो तो हम ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, ध्यान रह जाएगा। ये परपेंडिकुलर वर्ड डॉट प्रोडक्ट में भी आया था। अब अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं तो ए डॉट बी की वैल्यू 0 होगी। समझिए इस बात को, अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हैं, दोनों ए के परपेंडिकुलर बी है, ए के परपेंडिकुलर बी है, तो इस स्थिति में डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, ए डॉट बी 0 होगी। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी, अगर ए और बी किसी तीसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी ए के भी परपेंडिकुलर है कोई और बी के भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, मैं कह रहा हूं कि ए और बी किसी तीसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस स्थिति में आप ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो ए क्रॉस बी जैसे अगर कहीं लिखें तो सी इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो ये जो वेक्टर सी आएगा ये वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुई इतनी बात आपको? अब पहले तो आप वीडियो रोक के इस सब को एक बार नोट कर लें, जो जो मैंने ये लिखा हुआ है, और फिर हम थोड़े से प्रैक्टिस करते हैं कुछ और। अभी मैं बता दूं ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करेंगे। ये तो बता दिया कि इस मेथड का यूज नहीं करते, जैसे डॉट प्रोडक्ट में वो कोई यूजफुल थोड़े था डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी फॉर्मूला है, कोई काम नहीं आने वाला आपके। ठीक है, कुछ काम नहीं आएगा आपके। ए क्रॉस बी का मेथड अलग है, वो देखते हैं कैसे करेंगे। अब ए क्रॉस बी फाइंड करना सीखते हैं कि फाइंड कैसे करते हैं। जैसे ये ए और बी दे दिया आपको दो वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही आसान है। डॉट प्रोडक्ट में तो आप सीधा सीधा आई की आई में मल्टीप्लाई, जे की जे में और के की के में। लेकिन ए क्रॉस बी इतना आसान नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी खीर है। क्या करना होगा, आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आना चाहिए। इसके लिए हमेशा ध्यान रखना, एक 3 into 3 का डिटर्मिनेंट बनाएंगे आप। जब आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना हो तो आप 3 into 3 का एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे, जिसकी पहली रो रखोगे आप आई जे के, आई कैप जे कैप के कैप। दूसरी रो में वेक्टर ए के आ जाएंगे, ये कंपोनेंट केवल न्यूमेरिक वैल्यू 3, 1 और 5। और तीसरी रो में ये बी वाले वेक्टर के आ जाएंगे 1, 2, -3। मतलब जो कोफिशिएंट होते हैं आई जे के, जैसे ए क्रॉस बी लिखना, तो पहली तो आई जे के वाली हो ही गई रो, दूसरी रो में आप ए के लिख दोगे ये कंपोनेंट, और तीसरी रो में बी के कंपोनेंट लिख दोगे, और बस इसे एक्सपेंड कर लो आप। एक्सपेंड करना आपको आता ही होगा। ये पहली रो से करेंगे R1 से, आई कैप के साथ ये रो चली गई, ये चली गई, कितना बचेगा -3, -10, फिर माइनस जे कैप के साथ, -9, -5, फिर प्लस के कैप के साथ रखेंगे हम 6 -1। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा -13 आई कैप +14 जे कैप और +5 के कैप। सही है ना, तो ये हो जाता है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी का आंसर मैंने आपको अभी बताया था, ए क्रॉस बी का आंसर वेक्टर फॉर्म में ही आया। देखो, -13 आई कैप +14 जे कैप +5 के कैप। तो ये जो एक वेक्टर आया है ना, ये वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। आप चेक करके भी देख सकते हो, ये जो आंसर आते हैं ये ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। अब मैंने आपको कह तो दिया कि आप चेक करके देख सकते हो, कैसे करोगे, मतलब आपको चेक करना ये वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो इस वेक्टर की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करा के देख लो, अगर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। आपको चेक करना ये वेक्टर जो आया ये बी के परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो इस वेक्टर की बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करा के देख लो, आंसर 0 आ गया तो परपेंडिकुलर है। सही है ना, तो ये बातें थी वेक्टर प्रोडक्ट की ए क्रॉस बी की। अब इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है ना, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी आपकी जो डिटर्मिनेंट की आपने पढ़ी होंगी उससे लिंक हो जाती हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी की तरह। जैसे सपोज अगर आप ए क्रॉस ए फाइंड करें, ए क्रॉस ए मतलब किसी वेक्टर की उसी में क्रॉस प्रोडक्ट कराएं,
तो ऐसा कराने पर पहली रो तो आई जे के होगी, दूसरी रो में ए वाले ही लिखे जाएंगे, तीसरी रो में भी ए वाले लिखे जाएंगे, मतलब दूसरी और तीसरी रो सेम हो जाएगी। सेम होने से आंसर आ जाएगा 0। तो हमेशा किसी वेक्टर के अगर उसी में क्रॉस प्रोडक्ट कराएं तो आंसर 0 आता है। और यहां से भी आप देख सकते हो, क्योंकि ए क्रॉस बी का फॉर्मूला ये है, ए क्रॉस बी इक्वल टू वेक्टर ए वेक्टर बी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड होता है एक्चुअली ए क्रॉस बी के, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं। तो अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो साइन 0 की वैल्यू 0, मतलब इस स्थिति में ए क्रॉस बी 0 आएगा। सही है ना? अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए, और थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब या तो ए की ए के साथ कराएं, या फिर ये आ जाता है कि इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी और ए एंड बी आर कोलिनियर। ध्यान आया? कोलिनियर वाले हमने पहले भी किए हैं। तो अगर आपको दो वेक्टर ए और बी को कोलिनियर प्रूव कराना हो, तब भी आप ए क्रॉस बी कर सकते हैं कि अगर ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब दोनों वेक्टर ए और बी कोलिनियर वेक्टर हो गए। ठीक है? तो अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आएगी। ये दूसरा कंक्लूजन हुआ। थर्ड वाला ये है कि जैसे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ए क्रॉस बी इज माइनस बी क्रॉस ए होता है। क्यों होता है? इसे भी आप डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टी से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप ए क्रॉस बी लिखोगे, मान लिया यहाँ तो आई जे के लिखा है ना, यहाँ पर ए वाले लिखोगे, यहाँ बी वाले लिखोगे। अगर आप बी क्रॉस ए लिखना चाहोगे तो यहाँ बी और यहाँ ए, मतलब रो इंटरचेंज हो जाएगी ना। और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट में अगर रो इंटरचेंज हो गई तो एक माइनस का साइन बाहर आ जाता है। ओके, तो इसलिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, माइनस साइन का फर्क आता है। तो कभी भी आपको ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिखना हो तो एक माइनस को बाहर चेंज कर लेंगे। ओके, इतनी चीज क्लियर हुई? ठीक है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम होंगे। इसके अलावा एक यहां से यूज भी हो जाते हैं, एक साइन थीटा का फॉर्मूला आ जाता है। प्रॉपर्टी तो नहीं कह सकते, यूज होगा कि दो वेक्टर के अगर आपको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये दोनों के बीच के एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ से। ओके, लेकिन अगर आपको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो ना, तो डॉट प्रोडक्ट वाला ही मेथड सही रहता है। एंगल तो आप इससे भी फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये तभी फाइंड करेंगे जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपको दे रखा हो। अदरवाइज अगर आपको दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल आपको फाइंड करना है, तो डॉट प्रोडक्ट वाला ही फंडा यूज करोगे। दो वेक्टर के बीच का एंगल ये था ना फाइंड करने के लिए, कोस थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये क्यों आसान है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आसान होती है क्रॉस के कंपैरिजन में। डॉट प्रोडक्ट को फाइंड करना ज्यादा इजी है। क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड करने में तो आप डिटर्मिनेंट बनाओगे, फिर उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगी। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में तो डायरेक्ट डायरेक्ट मल्टीप्लाई होनी है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे जब भी आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना हो। ये आप तभी यूज करेंगे जब क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हो या उसका मैग्नीट्यूड आपको पता हो पहले से। ठीक है, इतनी चीजें हो गई। अब एक ये स्पेशल कंक्लूजन देखो, हमने यहाँ ये देख लिया कि सेम वेक्टर की अगर क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो आंसर 0 आ जाते हैं। तो इसी से कंक्लूजन मिलेगा कि अगर आई क्रॉस आई कराएं तो आंसर 0 होगा, जे क्रॉस जे का आंसर 0 होगा, और के क्रॉस के का आंसर भी 0 रहेगा। यानी सेम वालों की क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो 0। डॉट में 1 हो गया था, ये आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू 1, के डॉट के की वैल्यू 1, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में यही चीज 0 है। लेकिन अगर अलग वाले के साथ कराएं, आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, और जी के क्रॉस जे इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे। इसमें ना सीरियल का ध्यान रखना, आई के बाद जे आया तो आंसर के आ जाएगा, जे के बाद के तो आंसर में आई, ऐसे ध्यान रखना। क्योंकि अगर हम एक सर्किल के रूप में चलाए, आई के बाद जे, और जी जे के बाद के, और के बाद फिर वापस आई, अगर आप ऐसे ही फॉलो करोगे तो ये प्लस के आएंगे। लेकिन अगर आप रिवर्स कर दोगे, जैसे आपको जे क्रॉस आई लिखना है, जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप,
तो माइनस के कैप लेना पड़ेगा फिर। ठीक है, इसका ध्यान रखना, आई से जे ले रहे हो तो प्लस के क्रॉस आई तो जे क्रॉस के तो आई, लेकिन उल्टा कर दिया अगर आपने जे क्रॉस आई कर दिया तो माइनस के। बहुत स्पेशल बात बता रहा हूं मैं, रिपीट करके वापस सुन लेना इसे। जे क्रॉस आई करोगे तो के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे, इन्हीं का उल्टा हो जाता है। ओके, ध्यान रखना, सीरियल वाइज लोगे तो प्लस और रिवर्स ऑर्डर में लोगे तो माइनस। ओके, क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं है ना, अगर आई क्रॉस जे के आ रहा है और उल्टा करने पर एक माइनस साइन आ जाता है, ये बात यहाँ बता रखी है मैंने, एक माइनस साइन आ जाता है। तो ये तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई वेक्टर प्रोडक्ट की। क्या क्या हो गई, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी, या फिर अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगी। इसका भी हम यूज कर सकते हैं कोलिनियर प्रूव करने के लिए। तीसरी बात यह है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल नहीं होते, एक माइनस साइन का फर्क आ जाता है। चौथी बात यह है कि इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं हम, ए क्रॉस बी वाले फंडे से भी एंगल फाइंड किया जा सकता है, साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, पांचवी बात ये थी, ये एक्चुअली फोर्थ थी और ये फिफ्थ। ठीक है, ये थी कि सेम वाले वेक्टर हैं आई कैप जे कैप, आई क्रॉस ए आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे तो जीरो होगा, और अगर दो अलग अलग आ गए तो तीसरे वाला होगा। जैसे आई और जे आ गए तो आंसर में के कैप आएगा। ठीक है, जे और के आ गए तो आंसर में आई कैप आएगा, इसे याद रखना। चलिए अब यूजेस देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के। बेसिकली दो होते हैं, एक होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करके हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एक होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो दो होते हैं, वेक्टर का एरिया, सॉरी ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला तो रहेगा 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, और इसका फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी, इसमें कोई 1/2 नहीं आना, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। अब ये ए और बी समझ लो क्या होते हैं। जैसे कोई भी हमने ट्रायंगल बनाया, सपोज हमने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, इस ट्रायंगल की एक साइड को ए वेक्टर और एक साइड को बी वेक्टर, मतलब ए और बी क्या है, ट्रायंगल की साइड के वेक्टर हैं। ट्रायंगल की साइड के वेक्टर को ए क्रॉस बी बोला गया, सॉरी ट्रायंगल की साइड के वेक्टर को ए और बी बोला गया। तो ट्रायंगल की साइड के वेक्टर आप फाइंड कर लेंगे। जैसे सपोज आपको ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस दे दिए, मान लिया ट्रायंगल के आपको तीन वर्टेक्स दे दिए, वर्टेक्स ए बी और सी तीनों गिवन है, तो आप बी ए और बी सी फाइंड कर लेंगे, बी सी फाइंड कर लेंगे, बी ए फाइंड कर लेंगे। ठीक है, बी ए कैसे करोगे, बी ए के लिए ए में से बी वाला पॉइंट घटा के, बी सी के लिए सी में से पॉइंट घटा के फाइंड कर लोगे। उसके बाद बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड और बाहर 1/2, ये काम होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा 1/2 बी सी क्रॉस बी ए का मैग्नीट्यूड, जाने जाएगा। ऐसे अगर कोई पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अगर ये साइड ए और ये साइड बी हो, ट्रायंगल में तो ए और बी कोई सी भी दो साइड थी, आप ये और ये भी ले सकते हो, ये और ये भी ले सकते हो, ट्रायंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें ये साइड एडजेसेंट साइड होनी चाहिए, आमने सामने की साइड ना हो कि ये वेक्टर ए और उसे बी, ऐसा नहीं होना है। दो एडजेसेंट एडजेसेंट जो मिली हुई साइड है, ये जो एक साइड ए एक बी, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। इसके ऊपर भी दो एक क्वेश्चन है, चलो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है भी एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक बार आप इन दो फॉर्मूलों को नोट कर लो, वीडियो रोक के एक बार नोट कर लो साथ के साथ। तो एक्सरसाइज करने के लिए एक अलग वीडियो बना लेते हैं, एक्सरसाइज 10.4 स्टार्ट करते हैं एक अलग वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना।